हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अबित शिक्षा। वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जहाँ पे आज हम इंडियन ज्योग्राफी को रैप करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में ज्योग्राफी पार्ट 1 में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को काफ़ी हद तक कवर किया था। सो नाउ इन दिस क्लास वी विल डू इंडियन ज्योग्राफी एंड दी आसाम का ज्योग्राफी, थोड़ा आसाम स्पेसिफिक नज़रिए से भी उसको भी हम कवर करेंगे आज के टॉपिक में, ठीक है। सो विद दिस वी विल बिगिन दी क्लास। First question is, what is the measuring unit of earthquake? Option A मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी लीटर या फिर ऑप्शन डी रिक्टर स्केल। तो ये आपको आना चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिक्टर स्केल जो होता है उसमें हम जो आपका मेजरिंग है, अर्थक्वेक का जो मेजरिंग है, इंटेंसिटी है, उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। नॉट इंटेंसिटी बट द मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड पे आया उसको हम मैग्नीट्यूड जो आया, कितना मैग्नीट्यूड से आया उसको हम रिक्टर स्केल से जो है मेजर करते हैं, ठीक है। बहुत बार आपने सुना होगा 5.9 मैग्नीट्यूड का जो है, इस तरीके से बड़े बड़े जो आपके अर्थक्वेक्स आते हैं तो वो 5.9 मैग्नीट्यूड या फिर उस तरीके के बड़े लार्जर स्केल पे जब तबाही होती है तो वो जनरली 5 से लेके 5 से बड़ा ही जो होता है अर्थक्वेक, 5 मैग्नीट्यूड या फिर उससे ज़्यादा जो होता है उसी स्केल में जो है वो आता है, ठीक है। जो बड़ा जो तबाही लाता है, जैसे आपको मालूम होगा नेपाल में बहुत बड़ा तबाही आया था, सीरिया में, टर्की में जो है बहुत बड़े बड़े जो है अर्थक्वेक आए थे, तो वो सारे जो है ऑलमोस्ट 7 जो है मैग्नीट्यूड उसके अंदर ही आया था, ठीक है। 7, 8, 9 मैग्नीट्यूड से अगर आए तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिक्टर स्केल से, ठीक है। मैग्नीट्यूड हम काउंट करते हैं रिक्टर स्केल से। ड्यू टू दी होल्स इन ओजोन लेयर व्हाट विल हैपन? अगर ओजोन होल आपको मालूम है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो वो आपको मालूम है यूवी रेस को जो है वो ब्लॉक करता है, ये तो हमें पता है। तो अगर ओजोन लेयर ना रहा तो क्या होगा? ऑप्शन है जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो आ जाएगा अर्थ के अंदर, स्किन कैंसर कॉज होगा, कैटरेक्ट इन आई होगा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑल ऑफ दी अबव। आप जब होगा अगर यूवी रेज जो है वो पेनिट्रेट करके जो है अर्थ में अगर पेनिट्रेट करके आ जाएगी तो हमें एक तो यूवी रेज जो है वो हमें डायरेक्टली हमें लगेगा कि यूवी रेज जो है वो लग रहा है हमें, और उससे क्या होगा कि हमें जो है स्किन कैंसर हो जाता है, ठीक है। बहुत सारा जो स्किन कैंसर हो गया, फिर आपको इरिटेशन होगा, ठीक है। इरिटेशन भी होता है बहुत लोगों को, और साथ में कैटरेक्ट्स भी हो जाता है बहुत लोगों को, ठीक है। जो बूढ़े लोग होते हैं जिनका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग नहीं होता है उन लोगों को कैटरेक्ट्स भी हो जाता है। इनफैक्ट जो हेल्दी पीपल है उनको भी कैटरेक्ट्स होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, इसलिए द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल, ठीक है। एक होता है बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड्स, ठीक है। तो इनमें से कौन सा चीज जो है बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल है, मतलब हम जो है अगर उसको कहीं पे हमने फेंक दिया तो वो जो है अपने आप जो है नेचर उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। वो क्या चीज हो सकता है? ऑप्शन ए न्यूज़पेपर, ऑप्शन बी वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटा या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, एज ये सारे चीज जो है कहीं ना कहीं नेचुरल कंपाउंड से बने हैं। तो हमारे जो वर्म्स हो गए, हमारे जो डीकंपोजर्स हो जाते हैं वो इसको इजीली जो है बायोडिग्रेड कर देते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि बहुत जगह पे काउ डंग जो है वो यूज किया जाता है खेती करने के लिए, ठीक है। खेती करने के लिए काउ डंग का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या होता है? मल्चिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्चिंग, उसको हम मल्चिंग बोलते हैं, ठीक है। इससे करने से क्या होता है कि जो जमीन है उसको खाद मिलता है। तो एनिमल एक्सक्रीटा हम यूज कर सकते हैं। फिर वेजिटेबल्स, आपने सुना होगा, आपके अगर मम्मी पापा किनको शौक भी है तो वो लोग क्या करते हैं? किचन गार्डन करते हैं, ठीक है। किचन गार्डन में क्या यूज करते हैं? जो खाया हुआ स्क्रेप्स है, वेजिटेबल्स का जो स्क्रेप्स है, जैसे हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स पूरे दिन में यूज किए तो उसको हमारी मम्मी प्रिजर्व करके रखती है ताकि उसको हम किचन गार्डन में स्प्रिंकल कर दें। दैट वर्क्स एज अ मैन्योर, ठीक है। दैट वर्क्स एज अ मैन्योर। और न्यूज़पेपर भी आपने देखा होगा अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है, अपने आप ही जो है कहीं ना कहीं वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सीजन इन ऑस्ट्रेलिया एट द टाइम ऑफ क्रिसमस? क्रिसमस के समय जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या सीजन रहता होगा? ऑप्शन ए स्प्रिंग, ऑप्शन बी रेनी, ऑप्शन सी समर या फिर ऑप्शन डी विंटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर मैं आपको इसका लॉजिक भी अभी समझा देती हूँ, ठीक है। तो आंसर है समर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा
अर्थ है, ठीक है। अर्थ में जो है आपको मालूम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिस समय गर्मी होती है दैट इज समर होता है, उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि क्रिसमस जो है हमारे यहाँ पे विंटर के समय आता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्रिसमस के समय क्या चल रहा होगा, समर, ठीक है, समर चल रहा होगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्रिसमस के समय क्या चल रहा होगा, विंटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, समर चल रहा होगा ड्यूरिंग द क्रिसमस पीरियड, ठीक है। क्रिसमस के पीरियड में ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, बाकी जो सदर्न कॉन्टिनेंट्स जो है, सदर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टिनेंट्स है लाइक न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, वहाँ पे भी उल्टा जो है वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लू इज अ हॉट एंड ड्राई विंड। ये जो है आपको मालूम होगा लू के बारे में, ये एक बहुत ही ज़्यादा ड्राई गस्टी विंड्स होती है जो नॉर्दर्न इंडिया के बेल्ट्स में चलती है, ठीक है। दिस इज द नॉर्दर्न इंडिया। अगर आपको मैप आपने अगर देखा होगा, मैप इज समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। आई एम सॉरी फॉर माई मैप ड्राइंग, इट्स वेरी पुअर आई नो, बट हम जो है इसको हमें अगर समझना है तो यही समझेंगे कि ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है यहाँ पे पाकिस्तान से लेकर जो है यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा गस्टी विंड्स जो है एंड हॉट विंड जो है समर के महीने में चलती है, समर के मंथ में चलती है, उसको हम लू बोलते हैं, ठीक है। लू बोलते हैं, इट इज़ अ लोकल विंड, लू इज़ अ लोकल विंड, ठीक है। आपने सुना होगा कि बहुत लोगों का डेथ भी हो जाता है लू लगने की वजह से। लू इज़ अ वेरी ड्राई हॉट एंड गस्टी विंड, ठीक है। तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में जो है हमें लू देखने को मिलेगा। लू इज अ स्ट्रॉन्ग डस्टी गस्टी हॉट एंड ड्राई समर विंड दैट ब्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान वेस्टर्न इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। मैंने बोला आपको पाकिस्तान से वो ऐसे बहते हुए पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है ये चलती है समर के महीने में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, लू इज अ लोकल विंड, रिमेंबर दैट ऑल्सो, ठीक है। The place of the earth that received highest amount of rainfall सबसे ज़्यादा जो है कौन से पार्ट में हुआ। आई नो आप सबको जो है, जो भी हमारे व्यूअर्स है उनको ये आंसर पक्का पता होगा। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मौसिनरम या फिर ऑप्शन डी अमृतसर। द करेक्ट आंसर इज मौसिनरम। मौसिनरम जो है हमारा मेघालय में है, मेघालय जो है हमारा मेघालय प्लेटू, उसमें जो है मौसिनरम है, ठीक है। ऑन टेकिंग द एवरेज एनुअल रेनफॉल मौसिनरम सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय इज कंसिडर्ड एज द वेटेस्ट प्लेस। सबसे ज़्यादा जो है बारिश मौसिनरम में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। विथ अप्रॉक्सीमेटली 11,873 दैट इज 467 इंचेस ऑफ रेन पर एनम। मतलब मेघालय का मतलब ही क्या है, लैंड ऑफ द क्लाउड्स। मेघ प्लस आलय, ठीक है। अगर आप वर्ड को भी अगर आप ब्रेक डाउन करके देखेंगे दैट मीन्स मेघ इज क्लाउड्स, ठीक है, रेन या फिर क्लाउड्स, और आलय मतलब जो रहने का जगह, प्लेस, ठीक है, प्लेस इज कॉल्ड आलय। तो मेघालय, ठीक है, मेघालय जो वर्ड है वहीं से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the non-conventional energy sources, ठीक है। conventional energy sources and non-conventional energy sources. what are conventional energy sources? I would say is that कि आप जो है कोल, पेट्रोलियम, ये जो है हम जो टिम्बर, ठीक है, ये सब जो है हमारा, ठीक है, ये सब जो है हमारा क्या है, कन्वेंशनल, मतलब हम इसको काफ़ी सालों साल से, ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। आपको अगर याद होगा पहला जो एंशिएंट मैन ने जब आग जलाया था, उसके बाद जो है फायर का जब से डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी ऑफ फायर के बाद क्या हुआ, हमारे जो है सिविलाइजेशन ग्रो किया। तो डिस्कवरी ऑफ फायर, ये तो पत्थर में हमने तो घिसा है, लेकिन आग तो हमने टिम्बर पे जलाया है ना, टिम्बर पे आग जलाया, ये तो सबको मालूम है। तो टिम्बर है, ये क्या है, कन्वेंशनल है, ठीक है। टिम्बर इज अ कन्वेंशनल सोर्स। ओके, लेट्स ट्राई टू आंसर दिस। टिम्बर, बायोगैस, सोलर एनर्जी, कोल या फिर पेट्रोलियम। सो इसका आंसर शायद आपको पता ही चल गया होगा, मैं ही एक्सप्लेन कर रही थी। द आंसर इज सोलर एनर्जी एंड बायोगैस, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है आग तो हमने टिम्बर पे लगाई, फिर कोयला हमको ढूंढने को मिला, ठीक है, हमने कोयला ढूंढा तो हमें कोयला मिला, और पेट्रोलियम भी हमने ढूंढा तो हमें पेट्रोलियम भी मिल गया। तो बचा क्या, सोलर एनर्जी और बायोगैस, ठीक है। तो ये सोलर एनर्जी जो है, अभी हम इस पे इस तरीके के ऐसे सोलर प्लेट्स होते हैं, ठीक है, प्लेट्स होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टेइक
सेल्स। ये आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, फोटोवोल्टाइक सेल्स। बस इस तरीके के हम जो है प्लेट्स लगाते हैं। इसमें क्या होता है, सूरज की जो रोशनी होती है वो इस तरीके से हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूरज होगा, वो उस तरीके की रोशनी जो है इकट्ठा करेंगे और यहाँ पे जो है पावर जनरेट होता है, ठीक है। पावर जनरेशन यहीं से होता है। तो ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल, मतलब ये कन्वेंशनल नहीं है, इससे ये कोई दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है। हम जो है इसमें अपना जो एक्सपर्टीज इंजीनियरिंग इसमें हम लगाते हैं, तब जाके हम जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो है जो जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं उनका रिसेंटली जो है डेथ हुआ है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी डॉक्टर सी.वी. रमन, सी APJ अब्दुल कलाम या फिर डी आर वेंकट स्वामी, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी जो है वो हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोले जाते हैं, ठीक है। MS स्वामीनाथन जो है उनका 28 सितंबर को जो है उनका स्वर्गवास हो गया था। सो ये ही वॉज इंडियन एग्रोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, प्लांट जेनेटिसिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर एंड ह्यूमैनिटेरियन। स्वामीनाथन वॉज अ ग्लोबल लीडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आए थे उनके फादर कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। ही इज कॉल्ड द मेन आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ही वाज कंसिडर्ड एज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड फॉर हिज लीडरशिप एंड रोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फर्दर डेवलपिंग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स ऑफ राइस एंड व्हीट, ठीक है। उन्होंने फर्दर जो है इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से जो है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो है व्हीट और राइस का, गेहूं और चावल का जो है, धान का जो है उन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटी जो है सीड्स जो है डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क एक्ट बोलते हैं हम इसको। ये कब जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, 1984, 1988, 1981, 1986। द करेक्ट आंसर वुड बी 1986, ठीक है। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 इज अ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट फोकसेस ऑन प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। आपको ये याद रखना है, 1986 में हमारा जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये लेजिस्लेशन हम लोगों ने 1986 में जो है लाया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्ट्स इन, जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसके वजह से होता है। सेम अर्थ टेम्परेचर इज डिक्रीज, नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीज। द करेक्ट आंसर वुड बी अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीज, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, अर्थ का जो है टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस ट्रैप द हीट इन एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से। ओके सो ये हम लोगों ने समझ लिया कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। अगर आपको समझना है टेम्परेचर किस तरीके से इंक्रीज हो जाता है, दिस इज लेट्स सपोज करते हैं, मैं आपको जल्दी से ही समझाने की कोशिश करूँगी। ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है और ये हमारा जो है अर्थ है, ठीक है। ये हमारा सन है, ये हमारे ऐसी रोशनी फेंकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जब हमारे लैंड में जब है सन रेज आके पड़ता है, सन रेज इस तरीके से अगर आप समझे तो लैंड में आके पड़ता है, उसके बाद क्या होता है कि हम जो है वापस हम भेज देते हैं, ठीक है। सन रेज जब यहाँ पे ज़मीन पे पड़ता है उसके बाद हम वो सन रेज को वापस भेज देते हैं, कहाँ पे, वापस जो है अर्थ स्पेस में जो है वो भेज देते हैं। बट यहाँ पे जो है कुछ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये जो गैसेज ये जो है वापस हम जो भेज रहे हैं उसको ये ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने से क्या होता है कि ये वापस बाहर नहीं जा पाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो है हीटिंग हो जाता है, क्योंकि आप जब जितना जो है एनर्जी को ट्रैप करते रहेंगे वो उतना गर्म होते रहेगा और जितना गर्म होते रहेगा वो एनर्जी ट्रैप होगा। ट्रैप होने से क्या होगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा जो है एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अर्थ का जो है अपने आप वो बैलेंस जो है वो मेंटेन करना जो है उसका मतलब उसके जो सिस्टम है, अर्थ का जो सिस्टम है वो क्या करता है कि एनर्जी जितना लेता है वो एनर्जी उतना बाहर भी करता है। बट ड्यू टू ह्यूमन का जो है इंटरफेरेंस की वजह से क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं और जब सन जब है यहाँ पे अर्थ में जब ये भेजता है लाइट, तो ये क्या करता है वापस जो जाने उस लाइट को जो है उस एनर्जी को जो है वापस जाने नहीं देता। उसकी वजह से क्या होता है, ट्रैपिंग ऑफ हीट एंड ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी का जो वो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये तो आपको पता होगा कि 5 लेयर होते हैं, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। ये तो आपको मालूम होगा 5 तरीके। तो हाईएस्ट लेयर जो है वो कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये इस तरीके से आपको याद करना, ये लोएस्ट है, मतलब ट्रोपोस्फेयर जो है ये लोएस्ट है और एक्सोस्फेयर जो है ये हाईएस्ट है। ठीक है, तो ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। ठीक है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो, ये इस तरीके से आपको याद करना है। मतलब लोएस्ट लेवल पे ट्रोपो, स्ट्रेटो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो हाईएस्ट लेयर जो है दैट इज द एक्सोस्फेयर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टेक द मेन रोल इन प्रोड्यूस्ड वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, जो सबसे मेन रोल है वर्मी कंपोस्टिंग में, उसका सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? सॉइल, वॉर्म्स, वायरस या फिर बैक्टीरिया? द करेक्ट आंसर इज वॉर्म्स। वॉर्म्स जो होता है, जो डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स, ठीक है, डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे जो है ये जो है इसको हम डेट्रीवोरस बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद नहीं करना है, बट आपको ये जानना है कि डेट्रीवोर्स जो होता है इनका अपना एक साइकिल होता है, जिस तरीके से हमारा अपना एक फूड चेन होता है। फूड चेन के बारे में तो आई होप कि आप सबको पता होगा। तो डेट्रीवोर्स जो ये सिल्क वॉर्म्स होते हैं, इनका भी अपना, नॉट सिल्क वॉर्म्स बट दी वॉर्म्स, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, द वॉर्म्स जो होते हैं उनका अपना जो है एक साइकिल चल रहा होता है, फूड एक साइकिल चल रहा होता है उनका। ठीक है, तो डेट्रीवोर्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो डिकम्पोजिशन का जो सिलसिला है, ये तो मालूम होगा आपको, डिकम्पोजिशन जो होता है उसका जो सिलसिला है उसमें मेन रोल कौन प्ले करता है? वॉर्म्स। ठीक है, वॉर्म्स क्या करते हैं, उसको मेल्ट डाउन करना शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने, याद है आपको जो थोड़े स्लाइड्स पहले हमने पढ़ा था, मैन्योर और फिर वर्मी कंपोस्ट, और हम लोगों ने ह्यूमन एक्सक्रीटा और किचन गार्डन वगैरह का बात किया, तो वहाँ पे जो है ये वॉर्म्स का जो है रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा बहुत बार, जब आप जो है स्क्रेप्स, फूड स्क्रेप्स को अगर आप बाहर रख लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक मेल्टी सा हो जाता है ब्लैक कलर का। तो वो काफ़ी ज़्यादा, वो क्यों होता है? क्योंकि वॉर्म्स जो है यहाँ पे अपना जो है काम कर रहे होते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन का जो काम है वो कर रहे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज नॉन एट स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी आइजवाल या फिर ऑप्शन डी इम्फॉल? द करेक्ट आंसर इज शिलोंग इज कॉल्ड एज द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, या फिर अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स भी बोला जाता है शिलोंग को। ठीक है, आपने पढ़ा था मेघालय, ठीक है, क्या बोला जाता है? अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी Which one of the following is a part of ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इसके बारे में जो है आपको ये अगर आपने मैप देखा होगा तो यहाँ पे जो है ये वेस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? ऑप्शन ए कोरोमेंडल, ऑप्शन बी कोंकण, ऑप्शन सी मलाबार या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज कोरोमेंडल कोस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ईस्ट कोस्ट अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, ये हमारा ईस्टर्न घाट्स है, ये हमारा वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर देखा होगा, यहाँ पे जो है कोरोमेंडल कोस्ट, ठीक है, पयन घाट भी बोला जाता है इसको, यहाँ पे जो है कोरोमेंडल कोस्ट हमें देखने को मिलता है। मलाबार साइड में, ये जो है केरला के साइड में हमें मलाबार कोस्ट देखने को मिलता है, एंड कोंकण कोस्ट जो है हमें गोवा महाराष्ट्र के बीच में देखने चलता है, गोवा प्लस महाराष्ट्र के बीच में यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कोंकण कोस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको लोकेशन है, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस है इंडिया के, वो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज Which one of the following district of Assam by in Assam by area wise, मतलब लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छे से हम देख लेते हैं। बरपेटा, कार्बी आंगलोंग, शिवसागर या फिर डिब्रूगढ़? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कार्बी आंगलोंग। ठीक है, कार्बी आंगलोंग जो है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज में जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑयल रिफाइनरीज आर देयर इन आसाम? ऑयल रिफाइनरीज कितना है आसाम में? 1, 2 या 3 या फिर 4? द करेक्ट आंसर वुड बी 4 ऑयल रिफाइनरीज। कौन कौन से नाम है? नूनमाटी, नुमालीगढ़, बोंगाईगांव एंड डिगबॉय। ठीक है, ये 4 जो है ऑयल रिफाइनरीज है आसाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर फ्लोज थ्रू नदर्न पार्ट ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क? जो है नदर्न पार्ट ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सी नदी जो है वो बहती है? जिया भोराली, जिया धनसिरी, बुरी दिहिंग या फिर ब्रह्मपुत्र? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ब्रह्मपुत्र इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है,
ये जो है नॉर्दर्न पार्ट से, मतलब काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो पूरी तरीके से ब्रह्मपुत्रा पे ही सिचुएटेड है, ब्रह्मपुत्रा पे ही जो है काजीरंगा नेशनल पार्क वो सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ एरिया द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज, ऑप्शन है साउथ सालमारा मंकाचर, कामरूप मेट्रो, उदालगुड़ी या फिर चिरांग। द करेक्ट आंसर इज साउथ सलमरा मंकाचर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ये एरिया वाइज जो है सबसे छोटा जो है डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट श्री सूर्या पहाड़ इज लोकेटेड। इंपॉर्टेंट लोकेशन है, श्री सूर्या पहाड़ जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लोकेटेड है। ऑप्शन ए धुबरी, ऑप्शन बी ग्वालपारा, ऑप्शन सी दरंग या फिर ऑप्शन डी चिरांग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ग्वालपारा, ठीक है, ग्वालपारा जो है इसमें श्री सूर्या पहाड़ जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ आसाम। हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है आसाम में वो कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप को आप सबको आता भी होगा, आई नो इट वेरी वेल, ठीक है। पटकाई रेंज, नामचा रेंज, बराइल रेंज या फिर बेतारथोली रेंज, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है बोराइल रेंज, ठीक है, बोराइल रेंज जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बोराइल रेंज इज द हाईएस्ट हिल रेंज ऑफ आसाम। इट इंक्लूड्स द नॉर्थ काछार हिल रिजर्व या रिजर्व फॉरेस्ट, काछार डिस्ट्रिक्ट में है बोराइल रेंज, रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ काछार एंड नॉर्थ काछार हिल्स डिस्ट्रिक्ट एंड द अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम सिंगलेंग रिवर वैली इन द वेस्ट टू लाइके इन द ईस्ट इन द नॉर्थ काछार हिल्स, ठीक है। तो बोराइल रेंज का जो है हाईएस्ट पीक वो कौन सा है, अगर आपको पता है तो ये आप ज़रूर से कमेंट में मुझे बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हाई चांसेस है आने का, तो इसका मुझे करेक्ट आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, ठीक है, मेरे तरफ से ये क्वेश्चन है। आसाम्स लार्जेस्ट वेटलैंड सोनबिल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सोनबिल जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन ए धुबरी, ऑप्शन बी करीमगंज, ऑप्शन सी काछार या फिर ऑप्शन डी ग्वालपारा। द करेक्ट आंसर इज करीमगंज। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में जो है सोनबिल, द लार्जेस्ट वेटलैंड इन आसाम जो सोनबिल है वो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ये आपको जान के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द इज द बायोस्फीयर रिजर्व इन आसाम। बायोस्फीयर रिजर्व जो है, 2 बायोस्फीयर रिजर्व है आसाम में, इनमें से कौन सा है एक, ठीक है। दिब्रू साइखोवा, पवितरा, बोरनदी या फिर चक्रशिला, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दिब्रू साइखोवा। दिब्रू साइखोवा जो है वन ऑफ द 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स है आसाम में, दिब्रू साइखोवा एंड मानस, और 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो है काजीरंगा एंड मानस। मतलब मानस जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच स्टेट आसाम डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री। कौन से स्टेट के साथ जो है आसाम अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता, ठीक है। हमें मालूम है 7 स्टेट्स के साथ आसाम जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। मिजोरम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल या फिर मणिपुर, कौन से स्टेट के साथ जो है अपना बाउंड्री वो शेयर नहीं करता। द करेक्ट आंसर इज सिक्किम। सिक्किम का लोकेशन अगर आप देखेंगे, अगर आपने मैप को अच्छे से देखा होगा तो भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, सॉल्वेबल है, ठीक है। तो आसाम शेयर किसके साथ, इंटर स्टेट बाउंड्री, ठीक है। हम लोग कौन से देश के साथ शेयर कर रहा है वो नहीं पढ़ रहे, बट इंटर स्टेट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स के साथ जो है हम बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन आसाम इज। रामसर साइट टोटल कितना है आसाम में, A 1 2 3 या फिर 4। इसका करेक्ट आंसर आई नो आप सबको भी आता होगा, सो इसका करेक्ट आंसर है 1, दैट इज दीपोर बिल। दीपोर बिल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है, लोअर ब्रह्मपुत्रा वैली में है। यहाँ पे जो है पेरेनियल फ्रेश वाटर लेक, मतलब ये पूरे टाइम जो है फ्रेश वाटर लेक जो है आउटसाइड ऑफ गुवाहाटी ऑफ आसाम, ठीक है, गुवाहाटी आसाम के बाहर है, ठीक है। इट इज स्टेट्स ओनली रामसर साइट, ये सिर्फ ओनली रामसर साइट है, कहाँ का, आसाम का, ठीक है। द रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन इज ट्रीटी साइंड इन 1971 में जो है रामसर के जो एक जगह है, रामसर कहाँ पे है, ईरान में एक जगह है, वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुआ था, रामसर कन्वेंशन उसको बोला जाता है, ठीक है। इसी की वजह से इंडिया में जो है, ये आप याद रखिएगा, 75 जो है रामसर साइट्स है इंडिया में, ठीक है। आसाम में एक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग नॉर्थ ईस्ट में 4 रामसर साइट्स है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आप जो है इस आंसर को जो है एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आसाम में एक है, दैट इज आई एम वेरी श्योर अबाउट। इंडिया में 75 है, बट नॉर्थ ईस्ट में 4 ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देन आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन आसाम, 4 5 6 या फिर 7।
इसका करेक्ट आंसर है 6 जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, कहाँ पे, आसाम में। अगर ये आपको दिख रहा है ये मैप, इसमें क्या लिखा है, लोअर ब्रह्मपुत्र जोन, नॉर्थ बैंक प्लेन जोन, सेंट्रल बराक वैली जोन, अपर ब्रह्मपुत्र जोन, बराक वैली जोन और हिल जोन, ठीक है। आसाम में जो है 6 एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना है, बट आपको ये नंबर याद रखना है, 6 जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन से, कहाँ में, आसाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन आसाम। ओल्डेस्ट कोलफील्ड इन आसाम, माकुम, दिल्ली जयपुर, नागिनीमारा या फिर लॉन्गलोई। इसका करेक्ट आंसर है माकुम जो है ओल्डेस्ट कोलफील्ड है इन आसाम, ठीक है। ओल्डेस्ट रिफाइनरी, ठीक है, ओल्डेस्ट रिफाइनरी कौन सा है ये एक बार आप जरा बताइए मुझे कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आप मुझे बताइए। माकुम कोलफील्ड द ओल्डेस्ट कोलफील्ड लोकेटेड इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में जो है ओल्डेस्ट कोलफील्ड है, ठीक है। द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ आसाम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है आसाम में कौन से ईयर में जो है एस्टैब्लिश किया गया था, 1971, 1972, 1973 या फिर 1975, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 1975 में जो है इसका जो है हम लोगों ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो फॉर्मेशन है आसाम में हमें देखने को मिला। द स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट्स मेंबर्स ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, इन आसाम। द बोर्ड originally constituted as per section 4 of water prevention and control of pollution act on 2 जून 1975। ये आपको याद रखना है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कन्वेंशन कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, आई एम सॉरी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, मतलब इसको जो है आप शॉर्ट फॉर्म में वाटर एक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वाटर एक्ट के तहत 1974 में जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था इन 1975, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है CPCB जो है वो 1975 में बना था, और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आसाम का है वो भी 1975 में हमें देखने को मिला था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था, वाटर एक्ट के तहत बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीतास वर रीइंट्रोड्यूस इन दी विच ऑफ द नेशनल पार्क। वेरी हॉट टॉपिक, वेरी मच लाइकली कि क्वेश्चन आए, ठीक है। चीतास को जो हम लोगों ने नामीबिया से, नामीबिया एक कंट्री है, कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है एक कंट्री है, तो वो कौन से जो है नेशनल पार्क में हम लोगों ने उनको रिलोकेट किया था। गिर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क या फिर सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है कूनो पालपुर जो है नेशनल पार्क, वहां में हम लोगों ने चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और टोटल 20 चीतास जो हम लोगों ने नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से इंट्रोड्यूस कराया था। कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, कूनो पार्क जो है वो MP में है, दैट इज मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। मे बी दे कुड आस्क कि कूनो नेशनल पार्क जहाँ पे चीतास इंट्रोड्यूस किए गए थे वो कौन से स्टेट में है, तो ये आपको याद रखना है, कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सिंस लास्ट ईयर मतलब ये जो है बुलाए गए थे आफ्टर एक्सटिंक्शन, मतलब 70 साल पहले इंडियन जो चीतास थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे 70 साल पहले। तो अभी हम लोगों ने उनको आज़ादी के 75 ईयर्स के बाद, आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे थे, तब हम लोगों ने चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया था। कहाँ से, हम लोगों ने अफ्रीकन चीतास को इंट्रोड्यूस किया था नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। कहाँ पर, कूनो पालपुर नेशनल पार्क तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टी ऑक्शन सेंटर ऑफ आसाम इज लोकेटेड इन मंगलदोई, शिलचर, गुवाहाटी, नौगांव, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गुवाहाटी, आई एम सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुवाहाटी। द गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर, GTAC बोलते हैं जिनको, इट इज द बिजिएस्ट टी ट्रेडिंग फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे बिजिएस्ट टी ट्रेडिंग फैसिलिटीज अगर कहीं पे है तो वो हमारे अपने गुवाहाटी में है, ठीक है। ये कहाँ पे, गुवाहाटी पे लोकेटेड है, और प्राइमरी कमोडिटी अंडर द हैमर इज आसाम टी, ठीक है। ये लोग, इन लोग का प्राइमरी कमोडिटी जो है वो आसाम टी है। टी का भी बहुत वेराइटी होता है, लाइक दार्जिलिंग टी, यू नो, एंड वेरी मेनी अदर टाइप्स ऑफ, बट आसाम टी के ऊपर ये लोग का जो है ज्यादा प्राइम फोकस रहता है, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1970 में, ये भी आपको याद रखना है। GTAC गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर जो है वो 1970 में जो है एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ CTC ऑक्शन सेंटर जो है ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। CTC का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप इसको कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट इज
एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज, मतलब हमारा ज्योग्राफी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है ये, द क्रॉप विच इज ग्रोन इन विंटर मंथ्स ऑफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च आर नोन एज। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये जो है कौन से क्रॉप्स को बोला जाता है जो ठंडे में हम जो है उगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज रबी, ऑप्शन नंबर बी इज खरीफ, ऑप्शन नंबर सी इज जायद, या फिर ऑप्शन नंबर डी इज पल्स। द करेक्ट आंसर इज रबी क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप्स को जो है हम ठंड के महीने में बोते हैं। ठीक है, इसमें जो है एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे हम अभी वीट, गेहूं उगाएंगे, और फिर ग्राम्स, पी जो हम मटर उगाएंगे। ठीक है, मस्टर्ड जो है हम जो है मस्टर्ड जिसको जो हमारा मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड और रेपसीड जो होता है, रेपसीड, ठीक है, रेपसीड बोलते हैं उसको, जो है सरसों बोलते हैं, वो जो है उगाया जाता है ठंड के सीजन में। ठीक है, जो गर्मी के सीजन में हम जिसको उगाते हैं उसको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, लाइक द पैडी जो है हम खरीफ सीजन में उगाते हैं। धान, जिसको हम धान भी बोलते हैं, तो धान हम खरीफ सीजन में उगाते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज ज्योग्राफी का डिस्कशन। ज्योग्राफी में हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली वर्ल्ड, इंडिया एंड इनफैक्ट असम को भी हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने जो है पिकअप किया था। और अगर आपको ये सारे आंसर्स जो है वो आपको आते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में इसको अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड आप जो है कमेंट में मुझे बता सकते हैं अगर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास जहाँ पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।